नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील आप सभी का कंपटीशन फाइटर के ज्योग्राफी क्लास में स्वागत करता हूं। ज्योग्राफी से संबंधित 8 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। 9वां लेक्चर है जो कि अक्षांश और देशांतर के बारे में। अभी यहाँ पर केवल हम अक्षांश की चर्चा करने वाले हैं। अक्षांश का पृथ्वी पर क्या महत्व है और ये क्या होती हैं, ये किस प्रकार की रेखाएँ मानी गई हैं। पहले हम पृथ्वी के थोड़ा सा आकार को देखते हैं। पृथ्वी देखिए, पहले पृथ्वी को माना जाता था कि पृथ्वी सपाट है, बिल्कुल एक प्लेट की भांति है। लेकिन जब जब अंतरिक्ष में जाकर देखा गया तो पता चला कि पृथ्वी सपाट इस तरह से प्लेट नहीं है, बल्कि पृथ्वी कुछ गोलाकार है, गोलाकार। तो ये गोलाकार धारणा चली, लेकिन बाद में पता चला पृथ्वी गोलाकार भी नहीं है, बल्कि पृथ्वी एक अंडे के आकार की है। अंडे के आकार की मतलब ये किया हुआ कि जो ऊपर और नीचे वाला क्षेत्र है वह जो है वह चपटा हुआ क्षेत्र है। इस तरह से ये जो ऊपर वाला क्षेत्र है और ये जो नीचे वाला क्षेत्र है ये चपटा हुआ है। ठीक, इनको ध्रुव कहा जाता है। ऊपर वाले इस पॉइंट को इसको उत्तरी ध्रुव कहा जाता है और नीचे वाले इस पॉइंट को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। तो पृथ्वी ध्रुवों पर चिपकी हुई है, लेकिन ये जो बीच वाला भाग है ये बीच में उभरी हुई है। ठीक है, इस तरह की पृथ्वी की आकृति है और इस तरह के स्ट्रक्चर को भू आब कहा जाता है, जियोइड कहा जाता है, भू आब का स्ट्रक्चर कहा जाता है। पृथ्वी, पूरी पृथ्वी को एक साथ तो हम देख नहीं सकते, इसलिए इस पृथ्वी के छोटे रूप को बनाया गया है जिसको ग्लोब कहा जाता है। पृथ्वी का छोटा रूप गोल, एक गेंद को लीजिए और गेंद को क्या करिए, आप गेंद को लीजिए, गेंद को ऐसे छेद करके उसमें एक डंडी डाल दीजिए और इसको घुमा दीजिए, घूमने लगेगा, तो ये ग्लोब की भांति होता है। तो वास्तव में एक पृथ्वी, ग्लोब जो होता है पृथ्वी का एक छोटा सा रूप होता है। इसको छोटा बड़ा कैसे भी बना सकते हैं, कई प्रकार के आकार के बना सकते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया भी जा सके, ये होता है। जैसे ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक ग्लोब दिख रहा है, ये पृथ्वी का एक रूप बनाया गया है। ठीक, और ये जो एक इसमें से क्षण गई हुई है ये अक्ष कहलाती है, क्योंकि इसके चारों ओर ऐसे पृथ्वी तेजी से घूमती रहती है। ये कोई सुई नहीं है, केवल माना जाता है, काल्पनिक रेखा मानी जाती है, क्योंकि पृथ्वी लगातार इस तरह से घूम रही है, इस तरह से, तो माना जाता है ये किसी चीज़ के चारों ओर किक्कर घूम रही है और ये इसी को अक्ष कहते हैं। ऊपर वाला ये बिंदु जहाँ से ये सुई घुसी हुई है इसको उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। नीचे वाला ये बिंदु जहाँ से सुई निकली इसको दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर वही चीज़ मैंने दिखा कि एक सुई ग्लोब पर झुकी हुई अवस्था में होती है जिसे अक्ष कहते हैं। ग्लोब पर दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उन्हें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। पूरा ग्लोब उसी अक्ष के चारों, पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब, इसका कहने का मतलब क्या है पश्चिम से पूरब, जिससे यहाँ पर आप देखिए, अगर ये है एक सुई है, ये वाला भाग, ये वाला भाग पश्चिम है, ये पश्चिम है और ये वाला भाग पूरब है। तो ये पश्चिम से पूरब इस तरह से लगातार घूम रही है। ठीक है, अपने अक्ष पर। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई भी सुई नहीं है भाई, केवल ये माना जाता है चूँकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही तो ऐसा लगता है कि किसी चीज़ से टिकी हुई है जिसके चारों ओर घूम रही है। ये काल्पनिक केवल रेखा है। पृथ्वी पर और भी बहुत सी काल्पनिक रेखाएं हैं जिनको अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं कहते हैं। कैसे? पहले अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं। एक गेंद लीजिए और गेंद के चारों ओर ऐसे क्षैतिज रेखाएं खींच दीजिए, इन क्षैतिज रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। इन क्षैतिज रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तो पहले मैं एक एक चीज़ को बताता हूँ, एक एक चीज़ बताएं कि यहाँ देखिए, एक पृथ्वी है, ये पृथ्वी का केंद्र है, केंद्र से होकर हमने एक रेखा खींच दिया यहाँ पर। अब देखिए, पृथ्वी की सतह पर कोई भी बिंदु ले लो, एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, चार, ऐसे कई बिंदु ले लो, तो इस सतह से केंद्र पर जो कोण बनाओगे, ये जितना जितना कोण बना रहे हैं हम लोग, ये सब अक्षांश होता है, यही कोण अक्षांश होता है। और जिस बिंदु से कोण बना है उसी बिंदु से अगर हम ऐसे क्षैतिज रेखाएं खींचते जाएं पृथ्वी उस गेंद के चारों ओर इस तरह से, इनको अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये जो 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है जो इसको दो भागों में बांट दिया। ठीक,
एक गेंद के बीच में एक ऐसा गोला खींच देंगे तो ये दो भागों में गेंद बट जाएगा। ऊपर वाले आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, नीचे वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध याद रखिएगा। उत्तरी गोलार्ध ये ऊपर वाला आधे भाग जो होता है उत्तरी गोलार्ध नॉर्थ कहलाता है और नीचे वाला दक्षिण, नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि पृथ्वी की सतह पर कोई एक बिंदु लेकर पृथ्वी के केंद्र पर एक कोण बनाइए। यहाँ पर मैंने एक बिंदु ले लिया, यहाँ से एक कोण बनाया, तो ये जो भी कोण बन रहा है ये अक्षांश होता है। और यहाँ इसी बिंदु से जहाँ से कोण बनाया है इसे रेखा अगर हम खींच दें तो ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। जैसे हमने यहाँ से कोण बनाया तो यहाँ से ऐसे रेखा पूरे गोले पर खींच दीजिए, ऐसे गोले पर रेखा, ये अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। जैसे ये देखिए, तो ये पूरा 90, यहाँ तक पूरा कोण 90 बनेगा, तो हर एक रेखा 1 डिग्री कोण को बताता है। तो यहाँ से 90 तक का कोण बना और नीचे भी 90 तक का कोण बना, ठीक है। तो 90 और 90 180 अक्षांश हो गया। और एक 0 डिग्री ये बीच वाली जो होती है, जो ये आपको बीच वाली रेखा दिख रही है, ये एक हो गया। ऊपर 90 तक, नीचे 90 तक कोण बना। और एक 0 डिग्री, कुल 90 90 180 और एक 0 डिग्री 181 डिग्री अक्षांश बनता है, ठीक है। लेकिन रेखाएं 181 नहीं होती हैं। कैसे नहीं होती हैं? यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये 0 डिग्री की एक रेखा बन गई, फिर ये 20 40 60, इसके बीच में 1 2 3 सब हैं 80, और ये 60 हो गया और ये वाला 80 हो गया, बीच में 90। तो 90 वाला जो है वह केवल एक बिंदु है, वो कोई रेखा नहीं है। मतलब कि ऊपर 89 तक की रेखाएं खींची जा सकती हैं और नीचे भी 89 तक की रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो 9 9 18 18 16 1 17 178 और एक 0 डिग्री वाली हुई तो 179, 179 अक्षांश रेखाएं होती हैं। अक्षांश कोण 181 होगा, लेकिन ऊपर वाला जो 90 डिग्री वाला होगा कोई रेखा नहीं होगा, केवल एक बिंदु होगा। नीचे भी 90 डिग्री वाला कोई रेखा नहीं, एक बिंदु होगा। तो 2 निकाल देंगे तो 179 रेखाएं बचेंगी। तो ये 179 होती हैं। 0 डिग्री जो अक्षांश होती है, जो अगर हम किसी गोले के बीच से ऐसे 0 डिग्री का एक कोण बना दे, सबसे बीच में एक रेखा खींचेंगे तो ये 0 डिग्री का कोण बनेगा। इसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त कहते हैं। यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देता है। ऊपर वाले आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, ठीक। ये बात समझ गए। 0 डिग्री से 90 डिग्री तक तथा दक्षिणी गोलार्ध में 90 डिग्री तक अक्षांश होती हैं। इस प्रकार ग्लोब पर कुल 181 अक्षांश होती हैं। यहाँ पर एक बात और समझा दे रहे हैं हम आपको कि ये 0 डिग्री है, उत्तर में 23.5 डिग्री और दक्षिण में भी 23.5 डिग्री। मैंने ऊपर की ओर भी एक लाइन खींच लिया, नीचे की ओर भी, तो ये 23.5 डिग्री का मैंने कोण बनाया हुआ है, ऊपर भी नीचे भी। तो ऊपर वाली 23.5 डिग्री वाली रेखा को कर्क रेखा कहते हैं और नीचे वाली 23.5 डिग्री रेखा को मकर रेखा कहते हैं, ठीक। ये है आपका कर्क रेखा और ये नीचे वाला जो है मकर रेखा है। 23.5 पर कर्क और मकर होता, उत्तर में कर्क, दक्षिण में मकर रेखा। उसके बाद 0 23.5 66, नीचे भी 0 23.5 66। तो ये जो 66.5 का है, तो 66.5 उत्तर में 66.5 को आर्कटिक वृत्त और दक्षिण में अंटार्कटिक वृत्त, याद कर लीजिए, आगे काम आएगा। आर्कटिक वृत्त, उत्तर में आर्कटिक वृत्त, दक्षिण में अंटार्कटिक वृत्त। 90 पर जो होता है उत्तरी ध्रुव कहा जाता है, दक्षिणी ध्रुव सबसे ऊपर, ये 90 उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। 1 डिग्री अक्षांश के जो बीच की जो इस तरह से रेखाएं ऐसे खींची गई हैं, 1 डिग्री के बीच का जो ये दूरी है 111 किलोमीटर की दूरी होती है। किसी भी अक्षांश के साथ दिशा जरूर लिखा जाता है, क्योंकि ऊपर की ओर भी 0 1 2 3 4 5, नीचे भी 1 2 3 4 5। ये फिगर मैं गलत बना दिया हूँ, फिगर ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये 0, फिर 1 2 3 4 5, ऊपर भी 1 2 3 4 5, नीचे भी। तो ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण। तो अगर हम 5 डिग्री अक्षांश बोल रहे हैं तो हमको लिखना पड़ेगा उत्तर में या कि दक्षिण में। जैसे महाराष्ट्र में चंद्रपुर एक जगह है
ब्राज़ील में बेलो होरिज़ोंटे एक जगह है, दोनों ही 20 डिग्री के अक्षांश पर हैं। लेकिन महाराष्ट्र जो है ये मुंबई भारत में है, महाराष्ट्र और चंद्र भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है, तो 20 डिग्री उत्तर में चंद्रपुर पड़ेगा। और जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील दक्षिणी गोलार्ध में है, तो दक्षिणी गोलार्ध में होने के कारण 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश लिखा जाएगा। तो दिशा जरूर लिखा जाना चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। इसको हम इस वाले चित्र में देख सकते हैं। ये विषुवत वृत्त है 0 डिग्री। इससे जैसे जैसे हम दूर जाएंगे ऊपर की ओर, देखिए ये गोला, वैसे वैसे गोले का आकार कम होता जाएगा। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांश का आकार घटता जाता है। इस बात को यहाँ समझना था। पृथ्वी पर 3 प्रकार के ताप कटिबंध है, क्योंकि अभी जो हमने रेखाएं बताया ये उन रेखाओं के आधार पर हम समझेंगे। देखिए एक होता है उष्ण कटिबंधी, शीतोष्ण कटिबंधी, शीत कटिबंधी। उष्ण मतलब जहाँ गर्मी ज़्यादा हो, यहाँ पर मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। उष्ण जो होगा वह 23.5 से 23.5 के बीच में होगा, अर्थात कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में, ठीक। और शीतोष्ण जो होगा 23.5 के आगे 66.5 तक का, और 66.5 के आगे 90 यानी कि ध्रुवों तक का शीत एकदम ठंड वाला प्रदेश होगा। ये गर्मी वाला प्रदेश है। यहाँ पर मध्यम गर्मी मध्यम ठंडी होती है, और यहाँ पर पूरी तरह से ठंडी होती है। इन तीनों कटिबंधों को यहाँ देखते हैं। सूर्य जो होता है हमेशा कर्क रेखा, ये 23.5 उत्तर में कर्क रेखा और 23.5 दक्षिण में मकर रेखा। तो सूर्य जो होता है वह हमेशा कर्क और मकर रेखा के सामने ही होता है। यहाँ से यहाँ तक ऐसे जाएगा सूर्य, फिर लौटेगा, फिर मकर तक जाएगा, फिर लौटेगा कर्क तक। इन्हीं दोनों के बीच में हमेशा सूर्य चमकता है। इसलिए यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी होती है 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच में। इसलिए इस वाले क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहते हैं। और 23.5 से 66.5, 23.5 से 66.5 यहाँ पर सूर्य इसकी ओर नहीं बढ़ता है, तो इसलिए यहाँ कुछ गर्मी कुछ ठंडी मध्यम तापमान रहता है। इसलिए इस क्षेत्र को 23.5 से 66.5, 23.5 से 66.5 उत्तर में उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिण में दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध होता है। और आगे बढ़ेंगे 0 से 90 वाले क्षेत्र में, यानी 66.5 से 90, 66.5 से 90 यहाँ पर बहुत कम प्रकाश पहुँचता है, जिसके कारण यहाँ पर ऊष्मा बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो इनको शीत कटिबंध कहा जाता है। ये सब आगे देशों को पढ़ने में बहुत काम आएगा, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा तीनों कटिबंधों को। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही हम नए टॉपिक लेकर आप